नमस्कार साथियों, मैं अनु चौधरी एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष अपनी नई कहानी लेकर अपनी सीरीज़ मेरी ज़िंदगी की कहानी में। तो सर्वप्रथम मैं आप सबको शिक्षक दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। हैप्पी टीचर्स डे। और आज हमारे साथ एक शिक्षक ही हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आज उनसे बातचीत कर पा रहे हैं। तो हम स्वागत करते हैं सर आपका। धन्यवाद बहुत बहुत। आदरणीय सर डॉक्टर देसराज सिंह हैं और 1970 से अपनी शिक्षण कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं और इस कार्य को करते हुए सर 2000 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनकी यात्रा हम सर के जुबानी ही जानेंगे और हम सर के अनुभव आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं और इस शिक्षक दिवस को सार्थक करना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सर के साथ बातचीत। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। आदरणीय बहन जी ने अभी मेरा परिचय दिया। मैं भी अपनी ओर से आप सभी को शिक्षक दिवस की बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जिस क्षेत्र में आप हैं उस क्षेत्र में पूर्ण रूपेण सफल हों। और ये सौभाग्य हमारा कि देश के राष्ट्रपति ने अपने जन्मदिन को शिक्षकों को अर्पित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन जिनकी तुलना उनके पश्चात किसी दूसरे विद्वान से नहीं की जाती, उन्हीं की ये मन की इच्छा हुई जब उनके साथियों ने या उनके साथ जो विद्वान थे उन्होंने कहा कि हम आपका जन्मदिन मनाना चाहते हैं कि भाई मेरा जन्मदिन नहीं, अगर मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो तो इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। उसके लिए यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। इसको राधा कृष्ण का जन्मदिन ना कह के आप शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। और ऐसे शुभ अवसर पर आप अपनी टीम के साथ यहाँ उपस्थित हैं। बच्चों से भी कभी कभी बच्चे सुबह आज 2 बच्चे आ गए कि सर ये कौन सी जन्मतिथि है और कौन सी जयंती है। मन की भाई जन्मतिथि, जन्मदिन और जयंती में अंतर होता है। 138वां जन्मदिन है और 137वीं जयंती है डॉक्टर राधाकृष्णन की, जिनके नाम पर ये शिक्षक दिवस है। ये शिक्षकों का सौभाग्य है कि शिक्षकों को एक ऐसे आदर्श राष्ट्रपति के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस सेलिब्रेट करने का मौका दिया गया, जिसकी तुलना का दूसरा विद्वान उनके पश्चात अभी तक न राष्ट्रपति बना है और न शिक्षा के क्षेत्र में न विद्वानों के क्षेत्र में दूसरा आया है। सर बहुत ही सुंदर जानकारी सर। और सर मैं आपसे जानना चाहूँगी आप ही की जुबानी कि आप बताएं कि आप जनता इंटर कॉलेज में आप हिंदी प्रवक्ता के रूप में आपने कार्य किया, वहीं पर आपने प्रधानाचार्य के रूप में भी सेवाएं दी और सबसे अच्छी बात ये है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सर ने वहीं से अपनी शिक्षा प्राप्त की और वहीं पर अपनी सेवाएं दी। सर वो अनुभव हम जानना चाहेंगे, कैसे आपकी यात्रा शुरू हुई? विद्यार्थी लाइफ से शुरू करूँ? बिल्कुल सर, जहाँ से आप चाहें। मैं सन 1951 में 6ठी कक्षा में वहाँ का विद्यार्थी बना जी। और विद्यार्थी बनने के बाद क्योंकि जो उस समय वहाँ शिक्षक थे वो फपूंडा मेरा गांव है, वहाँ आते थे जी। मेरे वहाँ प्रवेश पाने से पूर्व भी वो मेरे परिवार से और मुझसे परिचित हो गए थे। जैसे ही कक्षा 6 में गया, उन्हीं अध्यापकों के मैं नाम लेता हूँ, बाद में वो प्रधानाचार्य बन गए थे, लेकिन जब मेरा प्रवेश हुआ तब तक वो शिक्षक ही थे, श्री देवदत्त त्यागी, जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले थे जी। बहुत ही आदर्श अध्यापक थे। ज्योग्राफी उनका विषय था जी। उन्होंने कक्षा 6 में केवल इस वजह से कि फपूंडे की गिनती में हम ज़्यादा विद्यार्थी थे, तो फपूंडे के विद्यार्थियों से परिचय लेने के बाद मुझे ही 6ठी कक्षा से मॉनिटर बना दिया। और मैं संक्षेप में बताता हूँ, 6ठी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक मैं वहाँ मॉनिटर रहा। बहुत सुंदर। और इतना ही नहीं, उसके पश्चात जो 8वीं कक्षा की परीक्षा में 6ठी में भी फर्स्ट आया, 7वीं भी फर्स्ट आया, लेकिन 8वीं में किसी कारणवश, जिसका पता मुझे बहुत दिन बाद जब मैं शिक्षक हो गया था तब पता चला, 8वीं में मुझे सेकंड नंबर पर कर दिया गया। लेकिन वो अध्यापक जो मुझे अपने पुत्रवत मानते थे, उनको कारण का पता चला कि किस वजह से इस लड़के को सेकंड किया गया जब 6ठी 7वीं में फर्स्ट आया। उन्होंने अपना प्रभाव के आधार पर जो फर्स्ट 5 होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, उनकी दोबारा परीक्षा कराई और उस दोबारा परीक्षा में फिर मैं प्रथम नंबर आ गया, इसलिए मुझे मेरिट स्कॉलरशिप भी वहाँ मिला। सर क्या बात है। और इसके पश्चात इंटर 56 में हाई स्कूल और 58 में मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद मेरठ कॉलेज में प्रवेश ले लिया जी। ये इंटर कॉलेज के पश्चात मेरठ कॉलेज में आ गए। मेरठ कॉलेज में अध्ययन करते करते ही जी
पहले इंग्लिश में एडमिशन लिया था, फिर ज्योग्राफी में प्रीवियस में जैसे ही अध्ययन कर रहे थे, मेरा सिलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी, उससे बेहतर स्कीम आज तक नहीं आई है, लेकिन उसको भुला दिया गया है जी। वो एक तरह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की स्कीम थी, जो उनकी फौज के जनरल ने चलाई थी। जनरल जे के भोंसले उनका नाम था, जी। राष्ट्रीय अनुशासन योजना। जी। मेरा सिलेक्शन उसमें हो गया। उसमें भी मेरिट में आने की वजह से मुझे सेंट्रल स्टाफ में मेरा सिलेक्शन उन्होंने कर लिया। परमानेंट पोस्टिंग मुझे जनता इंटर कॉलेज खरखोदे में दे दी, लेकिन जहां उनके रेफ्रेशर कोर्स होते थे वहीं मुझे जाना पड़ता था। उसके बाद मैं फिर खरखोदा आ जाता था। जी। उसके सबसे पहले ये देहरादून का फेमस कॉलेज है, मैं नाम उसका भूल रहा हूँ, जी। डिग्री कॉलेज था। पहला रेफ्रेशर कोर्स वहाँ पे चलाया। जी। दूसरा कोर्स खालसा गर्ल्स इंटर कॉलेज कानपुर में, जी। और तीसरा बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में, बनारस BHU जी। में। इन तीनों में मैं गया। तो एक स्थान और 4 जगह मुझे जाना पड़ा यूपी में। जी। यूपी के बाद सेंट्रल ने मुझे मद्रास भेजा। जी। मद्रास में बुलाया तो था एक कोर्स के लिए, लेकिन मुझे वहाँ 3 कोर्स के लिए रुकना पड़ा। वो कमांडेंट की ये इच्छा हो गई कि हिंदी की हमें आवश्यकता है, जी। जी। इसलिए इनको जो हमारे 2 कोर्स और चलेंगे उनमें भी यहाँ रहने दिया जाए। वो इसके बाद फिर एक रीओरिएंटेशन कोर्स था जो हम लोगों के लिए चला गया था, NDS वालों के लिए। वो कराईकुडी एक जगह है, वहाँ मुझे तिबारा जाना पड़ा मद्रास। 3 बार मद्रास गया। जी। 3 बार मद्रास जाने के बाद जहाँ से मैंने ट्रेनिंग की थी, अलवर सरिस्का में एक जगह है, जी। सरिस्का पैलेस। जी। जी। उस सरिस्का पैलेस में सेंट्रल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NDS का था। मेरा सीधा सिलेक्शन वहाँ के लिए करके मुझे वहाँ भेज दिया गया ट्रेनिंग सेंटर पे। जब मुझे वहाँ भेजा गया तो मेरे जो अध्यापक 6ठी क्लास में थे वो प्रधानाचार्य बन चुके थे। उन्होंने कहा, भाई तुझे सारे हिंदुस्तान में घुमा दिया तेरे महकमे ने, और ये तुझे घूम का आता और फिर खरखोदई आ जाता है। एक काम कर, इससे रिज़ाइन कर, जी। और मैं तुझे यहीं पे वो प्रवक्ता बना रहा हूँ हिंदी में। यहीं तेरी तनख्वाह जितनी है उससे अच्छी तनख्वाह देंगे और यहीं तुझे रखेंगे। और सबसे बड़ा लालच दिया कि तुझे हम NCC अफसर भी बनवाएंगे, क्योंकि हमारे NCC अफसर अभय सिंह राणा जी प्रिंसिपल होकर मुजफ्फरनगर जा रहे हैं। जी। तो वो प्रिंसिपल होकर मुजफ्फरनगर चले गए और उनकी जगह मुझे NCC में मेरा सिलेक्शन हो गया। मुझे कमीशन मिल गया, मैं वहाँ लेफ्टिनेंट बन गया। और लेफ्टिनेंट सबसे बड़ा पद होता मेजर का। मेजर तक प्रमोशन होके मैं मुझे सन 94 में उससे, क्योंकि वहाँ 52-54 साल से बाद में नहीं रखे जाते, जी। मैं उससे रिटायर हुआ। 2000 में अपने विद्यालय से मैंने अवकाश प्राप्त किया। 60 साल उस समय आयु थी। जी। लेकिन मुझे 1 साल इसलिए मिल गया कि मेरी 6 जुलाई 1939 डेट ऑफ बर्थ थी। 6 जुलाई होने के साथ मुझे 1 साल का एक्सटेंशन मिल गया। 61 साल में मैं 30 जून 2000 को वहाँ से रिटायर हो गया। और वहाँ से रिटायर होने के बाद 7 साल घर रहा। घर ही रहने का इरादा था, क्योंकि खेती की देखभाल, पिताजी गुजर चुके थे, खेती की देखभाल की जिम्मेदारी थी। कभी भले ही मैंने कोई कार्य नहीं किया, लेकिन देख रेख करने के लिए मेरा मन था घर ही रहे। लेकिन संयोग से सुभारती के संस्थापक श्रद्धेय अतुल कृष्ण जी से मेरा परिचय हुआ और उन्होंने कहा कि मैं एक नया विभाग खोल रहा हूँ, संस्कृति विभाग, उसके HOD बन के आप यूनिवर्सिटी को आ जाइए और यूनिवर्सिटी में संस्कृति विभाग को देखिए। मेरा संस्कृति विभाग इस वक्त आदर्श विभागों में है, लेकिन उसके बाद 2016 में मेरा भयंकर एक्सीडेंट हुआ। आपको 2 निशान दिख रहे हैं, ये रेशम के टाँके थे, 38 टाँके स्टील के थे। लेकिन ईश्वर को और काम लेना था, करवाना था। जी। मेरी जान बच गई हूँ। और जान बचने के बाद फिर मेरा संपर्क हुआ संस्थापक महोदय से, डॉक्टर अतुल कृष्ण जी से, और वो बोले कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर हम यहाँ एक पीठ की स्थापना कर रहे हैं, चेयर की स्थापना कर रहे हैं, और वो आपको देखना है, मुझे मना नहीं करोगे। मन की सर, जब आप ये कह रहे हैं मना नहीं करोगे, तो मैं मना कैसे करूँ आपको? पर मेरी अब ये थोड़ा ही है सर्विस करने की, कि नहीं, हाँ अब हम सर्विस थोड़ा ही कराएंगे, आपको मालिक बना के। बड़े आदमियों के बड़े शब्द होते हैं। हाँ, आपको मालिक बना के बोले, अरे नौकरी तो हम करेंगे आपके। मैं उनके शब्दों से प्रभावित हुआ और मैं यहाँ ऑनरेरी पोस्ट पर 2022 से यहाँ थे, 2022 को आ गया था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस चेयर को देख रहा हूँ। मेरे साथी, मेरा स्टाफ, उनके विद्यार्थी
जो भी कुछ पूछना चाहते हैं नेताजी को बता देता हूँ। ना मुझे कोई क्लास लेनी पड़ती है, ना कोई विशेष और कार्य है, लेकिन मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ और मेरे काम से यूनिवर्सिटी संतुष्ट है। ये मेरा यहाँ मैं स्वभाव थोड़ा समझ। सा रोकूंगी आपको कि आपने जितने सुंदर, जितने सहज और जितने सूक्ष्म तरीके से ये पूरी यात्रा बता दी, इतनी सूक्ष्म रही नहीं होगी। वो अनुभव मैं थोड़ा जानना चाहूँगी कि आपने एक कहानी की तरह से बता दी।